नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सम्राट आईएएस, सम्राट एजुकेशन वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7 जून के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, आज के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशंस लेते हैं वो द हिंदू की न्यूज़ेस, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और कई सारे ऐसे वेरिएबल सोर्स हैं, है ना? वेरियस सोर्स हैं जिससे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, साथ में उसका डेटा को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, ये वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि नेपाल से हमारे संबंध करंट में न्यूज़ में थे। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बालेंद्र शाह, उन्होंने भी कई टिप्पणियाँ करी, तो कई समय से ये जो रिलेशन है वो न्यूज़ में थे, है ना? उनका जो चुनाव हुआ, जेनजी प्रोटेस्ट हुआ नेपाल के अंदर, देन वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद उनका किस तरीके का रुख रहा इंडिया के लिए, है ना? और अभी रिसेंटली वहाँ के जो आरएसपी के मतलब उन्हीं के बालेंद्र शाह के जो सहयोगी हैं, वो इंडिया के अंदर आए, है ना? जो मतलब मीटिंग करने के लिए साइड उसके बाद विदेश मंत्री का दौरा हुआ, है ना? विदेश मंत्री का दौरा आज 7 जून तक ही चलेगा उनका। तो इस तरीके से भारत और नेपाल के संबंध करंट में न्यूज़ में है, तो हम इनको डिटेल में जानेंगे। ठीक है? अब डिटेल में जानने का मतलब पूरी तरीके से धागा खोल देंगे कि आखिर था क्या-क्या, है क्या-क्या इसके अंदर, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं भारत-नेपाल के संबंधों से। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यही होती है कि रोटी-बेटी का रिश्ता है। जो भारत और नेपाल है, वो इतिहास देखेंगे तो एज़ सच जो इनको नेपाल जो है वो गोरखालैंड था। क्या था? गोरखालैंड। जो ब्रिटिश इंडिया था, उसके अंडर में नेपाल नहीं आया था। और जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो जो इंडिया ब्रिटिश इंडिया वाला पार्ट था, वो वहीं जाके आगे भारत बना। देन नेपाल एक अलग कंट्री बन के उभर के आया, ठीक है? राइट? तो इनके बीच में एक पीस ट्रीटी हुई 1950s में, जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो एक मित्रता समझौता हुआ, यानी कि फ्रेंडशिप वाला एक ट्रीटी हुई, जिसमें ये कहा गया कि अब कि भारत रोटी-बेटी का रिश्ता है। मतलब यहाँ वहाँ का इंसान यहाँ पे कमाने आ सकता है, यहाँ का इंसान वहाँ कमाने जा सकता है, और साथ में वहाँ की बेटी यहाँ पे ब्याह कर सकती और यहाँ की बेटी वहाँ पे। तो एक्चुअल में रोटी-बेटी का रिश्ता मानते हैं इसको, है ना? जनरल सेंस में। लेकिन हमारे जो जैसे हम समझते हैं कि जैसा भी सांस्कृतिक हो गया, धार्मिक हो गया, ऐतिहासिक जुड़ाव, बहुत बड़ा वो जुड़ाव है ना? और एक यहाँ पे जो जुड़ाव निकलता है जिसका नाम है कूटनीतिक। अब यहाँ डिप्लोमैटिक रिलेशन ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और भी अलग-अलग डायमेंशन निकल सकती है भारत और ने ने नेपाल के संबंधों में। अगर हम एक मोटा-मोटा तौर पे देखें तो भारत और नेपाल में बिल्कुल भी डिफ़रेंस नहीं कर सकते। एक्चुअल में भारत और नेपाल एक ही तरीके के हैं, क्योंकि हम जो नेपाल जैसे भारतीय हैं, नेपाल जा सकते हैं बिना वीज़ा के, ठीक है? और नेपाल के लोग यहाँ पे आ सकते, बिना वीज़ा के काम कर सकते, पढ़ सकते, ठीक है? तो उनको भी यहाँ पे राइट दिए गए। तो वही यहाँ पे रोटी-बेटी का रिश्ता के नाम से जाना जाता सिंपल लैंग्वेज में। और मित्रता ट्रीटी हुई, ये बता दिया मैंने, ठीक है? एक-दूसरे के ना के यहाँ पे बिना वीज़ा के आएँगे, ओपन बॉर्डर है बिल्कुल। एक तरीके की फेंसिंग नहीं है वहाँ पर, है ना? तो दोनों जगह देखेंगे हम तो ओपन बॉर्डर का कॉन्सेप्ट रखा गया। और सामरिक महत्व, स्ट्रैटेजिक महत्व देखेंगे तो एक बफर स्टेट की तरह काम करता है नेपाल, क्योंकि इसके इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, उसके बीच में नेपाल एक ऐसी लंबी कंट्री बन के आती है, एक बफर स्टेट बन के आ जाता, तो एक बहुत बड़ी सीमा हमारी चाइना से नहीं छूटती, जिससे डिस्प्यूट बढ़ने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, ठीक है? तो एक कहीं न कहीं बॉर्डर पे एक बफर स्टेट की तरह काम करता है चाइना चाइना के लिए, मतलब इंडिया के लिए, चाइना के लिए बीच में, ठीक है? जल संसाधन की बात करेंगे तो कई सारी ऐसी नदियाँ हैं जो तिब्बत से निकलती, नेपाल से निकलती, नेपाल जो हिमालय वहाँ से निकलती, फिर इंडिया के अंदर आती, जैसे कोसी, गंडक और भी कई सारी नदियाँ हैं। तो उनका जो तंत्र है, बाढ़ सिस्टम है ना? उससे किस तरीके से बिजली बनाएँ, और जो बाढ़ आती है उससे उससे जो लोग इफ़ेक्ट होते हैं उनका सुधार कैसे करें, या बाढ़ नियंत्रकों को कैसे करें। तो उसके लिए दोनों देश आपस में सहयोग करते हैं, एक साथ आते हैं दोनों देश, है ना? कई सारे ऐसे डैम हैं जिसमें इंडिया ने भी इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है? इंडिया ने भी सपोर्ट करा नेपाल को, और कई सारी जॉइंट वेंचर है, मतलब इंडिया और नेपाल के साथ-साथ के सहयोग में, मतलब कई सारे डैम बने, कई सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ठीक है? कोसी डैम जो है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है? फिर उसके बाद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सहयोग हम कर सकते हैं और करते भी हैं, है ना? जैसे भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साउथ एशिया के अंदर कह दो या वर्ल्ड के अंदर, जो नेपाल के लिए भारत जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मतलब नेपाल के अंदर जो भी यहाँ पे डेटा दिया, नेपाल के अंदर कुल व्यापार का 64% से अधिक इंडिया से आता, ठीक है? सच पाई बात को। ऊर्जा का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यहाँ पे हमने कई सारे प्रोजेक्ट लगाए नेपाल में, तो हम ये कहते हैं कि आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, देन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आपसे ही हम बिजली खरीद लेंगे, ठीक है? राइट? तो वो जल विद्युत जो डैम में बनाते हैं ना, उससे 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 रिलेटेड।
तो नेपाल हो गया, और साथ में नेपाल को ये भी कहा कि हम जो नेपाल तुम इंडिया के रास्ते तुम बांग्लादेश को बिजली भेज सकते हैं ना, यहाँ पे लैंड रूट के द्वारा, ऑब्वियस बात है लैंड रूट से ही जाएगी बिजली। ठीक है, तो इस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी में देखेंगे तो कई सारी रेल होती हैं, रेल चलती हैं, रोड कनेक्शन है, पेट्रोलियम पाइपलाइन कनेक्शन है, बिजली के तार का कनेक्शन है, कई सारे एक्सप्रेस वे का कनेक्शन है ना। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी देखोगे तो मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, ठीक है, और रक्सौल वीरगंज क्रॉस बॉर्डर रेलवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो इस तरीके से कई सारे प्रोजेक्ट, इनके नाम ध्यान रखेंगे अपन, बस इनके नाम ध्यान रखना, क्योंकि क्या बांग्लादेश से कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। जैसे मैं तुमसे पूछूंगा कि रक्सौल और वीरगंज क्रॉस बॉर्डर रेलवे, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि भारत नेपाल के बीच में है कि भारत बांग्लादेश के बीच में है। तो इस बात को यहाँ पे नाम ध्यान रखने लेना नेपाल को। डिजिटल सहयोग में हम देख सकते हैं कि यूपीआई की, जो भारत का यूपीआई है वो नेपाल में भी चलता है। आप जाओगे तो वहाँ पे यूपीआई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे देखना पड़ेगा वो नेपाली रुपया का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ये वहाँ पे यूपीआई चलता है। ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में देखेंगे कई सारे गोरखा कमांडोज हैं। गोरखा जो पर्सन है, नेपाली लोग हैं, उनको इंडिया के अंदर एक जो गोरखा रेजिमेंट है या भारतीय सेना के अंदर एक वो जगह मिलती है उनको, है ना, वहाँ के लोगों को हम भर्ती करते। साथ साथ में वहाँ की नेपाल की सेना के साथ एक अभ्यास करते जिसका नाम है सूर्य किरण। तो ध्यान रखें, सूर्य किरण अभ्यास किस किस के बीच में है, ये भारतीय सेना और नेपाल की सेना के बीच में है। और कई के नेपाली गोरखाओं को हम भर्ती भी करते भारतीय सेना के अंदर। ठीक है, ये पुरानी परंपरा है, पहले से ही चली आ रही है। ठीक है, गोरखा भर्तियों की। ठीक है, और अब यहाँ पे बात करते विवादों की। तो मेन विवाद सीमा विवाद है ना। जैसे काला पानी है, लिपू लेक है, लिम्पियाधुरा है, जो उत्तराखंड वाले रीजन में पड़ते हैं ना। तो वहाँ पे जो नेपाल ये कहता है कि ये हमारा रीजन है। ठीक है, एक नदी बहती है जिसका नाम है काली रिवर। तो वो यही कहते हैं कि काली रिवर का रास्ता यहाँ से है, इंडिया कहते नहीं काली रिवर का रास्ता इस तरीके से है। तो इसके बीच में डिस्प्यूट है। तो वो यहाँ पे 3 जगह कालपानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो डिस्प्यूट बना। अब ये क्या करा था इन्होंने 2020 के टाइम पे एक मैप जारी करा था, जो नेपाल की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने मैप जारी करा था एक। तो उसमें भारत की इन 3 जगहों को अपने नोट के अंदर दिखा दिया, देन अपनी सीमा के अंदर दिखा दिया। तो भारत ने इसको खारिज भी कर दिया कि भाई वो तो हमारे हैं, बरसों से हमारे हैं। ठीक है, ब्रिटिश टाइम से ही हमारे हैं। ठीक, और तो आपको मालूम है कि जो नेपाल जो एंग्लो गोरखा वॉर हुआ था, उसमें एक सगौली की संधि हुई थी। सगौली की हाँ, सगौली की संधि हुई थी। तो वहाँ पे ये कह दिया गया था ब्रिटिश इंडिया यहाँ तक रहेगा, देन नेपाल यानी कि गोरखालैंड है वो उस तरफ रहेगा। तो यहाँ पे सगौली की संधि को ध्यान रखेंगे, किसके बीच में, ब्रिटिश इंडिया जो के और नेपाल वाले रीजन के बीच में, यानी कि एंग्लो गोरखा वॉर के बाद जो ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी अंग्रेजों से, वो सगोली की संधि कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? सगोली की संधि। तो उसका भी वही विवाद यहाँ पे है ना, उसी विवाद को लेके, राइट। तो नेपाल ये कहता है कि इसमें तीसरे पक्ष को भी शामिल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रिटिश करके गए, है ना, अंग्रेज करके गए, तो यूनाइटेड किंगडम का भी यहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। इंडिया इस चीज़ को खारिज करता कि अगर कोई भी बातचीत है तो अपने दोनों के बीच में होगी, इंडिया और भारत के बीच में होगी, बाईलैटरल होगी, तीसरे पक्ष को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ हम पाकिस्तान से भी कहते हैं कि एलओसी में हम बाईलैटरल करेंगे जो भी कुछ करेंगे। ठीक है, हमें तीसरे पक्ष चाइना आइना को नहीं लेने साथ में। साथ में हम ये दूसरा पॉइंट देखेंगे, चीन का प्रभाव। जैसे नेपाल जो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन गया। नेपाल में कई इन्वेस्टमेंट भी हैं, चाइना के इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। लेकिन अधिकतर जो बताया मैंने, जैसे जितना व्यापार हो रहा, तो इंडिया से अधिकतर होता है उनका। ठीक है, और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि नेपाल चीन की तरफ चला जाए। तो कहीं ना कहीं जो अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा देगा इंडिया, अपना भारत, कि नेपाल एक बफर स्टेट की तरह काम करे और चीन का अलाई ना बने। ठीक है, तो इसलिए हमने बहुत सारे कंसेशंस भी दिए उनको कि आप यहाँ पे आ सकते, वीज़ा फ्री वगैरह वगैरह, पढ़ सकते, ये कर सकते। अब यहाँ वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर चुने गए, बालेंद्र शाह, वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर चुनी गई, वो इंडिया में पढ़े हुए हैं। जो बालेंद्र शाह हैं वो बेंगलोर में पढ़ते थे। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि उनका भी बहुत बड़ा कनेक्शन, बहुत बड़ा जुड़ाव है इंडिया से। तो इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, फिर 1950s पे संधि की समीक्षा। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि नेपाल वाले कह रहे हैं कि ये संधि असमान है, भारत को ज़्यादा एज देती, भारत को इससे ज़्यादा फ़ायदा है ना, तो इसमें सुधार करने की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। तो ये थोड़े बहुत यहाँ पर डिस्प्यूट हैं, और लैंड डिस्प्यूट ज़्यादा हैं, और ठीक है,
इस तरीके से। अब जून की जो जैसे न्यूज़ के बारे में बता दिया कि बालिंद्र शाह वहाँ जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, नेपाल के युवाओं ने जेनजी प्रोटेस्ट करा और वहाँ पे बालिंद्र शाह का चुनाव हुआ, देन मतलब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ, तो बालिंद्र शाह क्या बन के आ गए, प्राइम मिनिस्टर चुन के आ गए वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे घटनाओं के बारे में दिया वही सब, ठीक। तो नेपाल के पीएम का बयान दिया कि सीमा पे अतिक्रमण करा हुआ है ना, जो ये 3 क्षेत्र बताए उत्तराखंड के वो हमारे हैं, गोरखलैंड यानी कि नेपाल के हिस्से हैं, तो वगैरह वगैरह ये सब है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप की बात बता दी मैंने कि भाई यहाँ पे यूके का भी होना चाहिए, वो लोग कह रहे हैं। चीन और ब्रिटेन के भी संपर्क में है, ठीक है। नेपाल ना केवल भारत और चीन ब्रिटेन के संपर्क में तो है ही, वो ये कह रहे हैं कि तीसरे पक्ष को भी यहाँ पे शामिल होना चाहिए, जो अंग्रेज करके गए। तो भारत ने साफ कह दिया कि भैया बायलैटरल होगा, जो कुछ होगा, जो भी सीमा विवाद है भारत नेपाल के बीच में, वो 2 लोग ही निपटाएंगे, तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, स्वीकार्य नहीं है ये चीज़। तो वही यहाँ पे ये घटनाक्रम है करंट में, किस तरीके से भारत नेपाल की जो रिलेशन है वो न्यूज़ में रहे, ठीक है। अभी जैसे बताया यहाँ पे विदेश मंत्री जो हैं वहाँ के शिशिर खनाल, तो वो इंडिया के दौरे पर हैं, ठीक है। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनसे बात करी। जब कोई भी मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो एक दूसरे देश की विजिट करता है, तो वहाँ पे किसकी बात होगी, व्यापार की होगी, इन्वेस्टमेंट, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और सहयोग की बात होगी, यही सब बात होंगी, तो वो तो कॉमन चीज़ है। इससे पहले भी एक वहाँ के जो पार्टी के लीडर हैं वो भी आए हुए हैं यहाँ पे, आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे विदेश मंत्री आए वहाँ के, क्योंकि अभी जो बालेंद्र शाह थे, उन्होंने भारत के जो मुख्य सचिव हैं, क्या नाम है उनका, मुख्य सचिव, भारत के मुख्य सचिव से मिलने से मना कर दिया था। तो वहीं यहाँ पे वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर दिखा रहे थे, तो हमने दूसरी मतलब उन्हीं के पार्टी के जो सपोर्ट में पार्टी थी उसको इनवाइट करा, फिर उनके विदेश मंत्री भी आए यहाँ पे, तो वही करंट की न्यूज़ें हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ सकते हैं, राइट। फिर आगे की राह में यहाँ पे देखेंगे क्या क्या, तो हम इंडिया जो है सालों से, दशकों से नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाता, मतलब अगर हमारे जो पड़ोसी हैं, पाकिस्तान भी ठीक है, अब हटा दो पाकिस्तान को, तो जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले खड़े होंगे उनके लिए। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई कुछ भी अगर हमें वर्ल्ड में बांटना भी होगा, तो हम सबसे पहले किसको बांटेंगे, नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि अपने जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी हम दशकों से अपनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और बस यही सब है कि आगे की राह में हम पढ़ सकती है, भारत और नेपाल के प्रति नेबरहुड फर्स्ट की नीति का दृढ़ रहना चाहिए। नई दिल्ली को नेपाल के नए जैनजी जो नेतृत्व वाली प्राथमिकता को समझना होगा, है ना। पुराने पारंपरिक राजनीतिक ढांचे से अलग सोच रखते हैं ये लोग, जो जैनजी वाले हैं वो, ठीक है। संवाद से समाधान ही होगा, है ना, संवाद से ही होगा, ऑब्वियस बात है। जो डिप्लोमेटिक की रिलेशन बनेंगे, आप दो लोग जब टेबल पे बैठते हैं, है ना, तो बातचीत कुछ अलग होती है ना, डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत अलग होती है, राइट। तो वो यहाँ पे संवाद से ही समाधान होगा। देन प्रोजेक्ट का समय पर डिलीवरी, अब ये क्या है, पढ़ लो इसको भाई। भारत को नेपाल में चल रही अपनी बुनियादी ढांचागत और विकास परियोजनाओं के समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए, ताकि नेपाल को चीन के, वही सेम चीज़ें हैं कि हमें नेपाल को चीन के पक्ष में नहीं जाने देना। तो भारत एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, लेकिन नेपाल को चीन के पक्ष में नहीं जाने देगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ पूरा का पूरा हमने मेंस लेवल का कवर कर लिया, और कई सारे फैक्ट हैं, ठीक है। नेपाल की कैपिटल और कौन कौन से स्टेट, भारत के कौन कौन से स्टेट नेपाल को टच करते थे, तो देखोगे आप यहाँ से स्टार्ट करो लेफ्ट साइड से, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, तो ये 5 स्टेट हैं जो नेपाल को टच करते हैं, मतलब इन 5 स्टेट की इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है। और ऊपर जो देखेंगे नॉर्थ में हिमालयाज है, देन हिमालय एक बॉर्डर बना देता चाइना और नेपाल के बीच में, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। कई सारी नदियाँ बहती हैं, जैसे बता दिया कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो वो बॉर्डर बनाती नदी, उसका नाम काली रिवर है, ठीक है, काली रिवर। तो उसके भी उस वहीं से डिस्प्यूट स्टार्ट होती, तो 3 जगह जो बताई थी, तो नेपाल ने उसको अपने मैप में बता दी, तो यही डिस्प्यूट है, ठीक है। तो ये पूरा हमने भारत और नेपालों के संबंध के बारे में बात कर ली, साथ साथ में कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट हैं। तो ऐसा जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, फैक्चुअल भी ज़्यादा जा रही, वो जो यूपीएससी है वो फैक्चुअल भी ज़्यादा जा रही, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो भारत नेपाल के संबंध हैं उसको हमने पूरे डिटेल में कवर कर लिया, राइट। तो यहाँ वही सब दिया हुआ है कि भारत एक बड़े भाई की तरह कार्य करता है नेपाल के लिए, तो यहाँ पे वही सब दिया हुआ है, वे फॉरवर्ड्स,
पढ़ सकते हैं आप इसको। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी द हिंदू की न्यूज़ थी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होते हैं जो फैलते नहीं हैं, है ना, और दीर्घकालिक चलते, क्रोनिक डिसीज़, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। अब ये फैलते नहीं है, है ना। सांस की समस्या हो गई, देन स्ट्रोक हो गया, ट्यूमर हो गया, ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, ये फैलते नहीं है, संचार नहीं करते। ठीक है। टीबी और वो जो बैक्टीरिया वायरस वाली जो बीमारियां होती ना, टीबी डायरिया, उन सब, ठीक ठीक है। तो जो भी इबोला इबोला हो गया, बहुत सारे वायरस की बीमारी होती, तो उस तरीके से ये कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं होती, ये दीर्घकालिक होती, लंबे समय तक चलती, और कहीं ना कहीं जो है इंसान की लाइफस्टाइल के कारण होती। अब इंसान इस तरीके की लाइफ़स्टाइल अपना ले, तो इस तरीके मतलब कि आगे आगे हम पढ़ेंगे कि मोटापा क्यों बढ़ रहा, ठीक है। देन योगा नहीं कर रहे आप तो मोटापा बढ़ रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, बैठ रह रहे, वर्क फ्रॉम होम, है ना, एक सीट पे बैठ के काम हो रहा, आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया, लैपटॉप पे हो गया। तो वो सब चीज़ें, इंसान मेहनत करना नहीं चाह रहा, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर लिया, खासकर शहरी क्षेत्र में। तो वही चीज़, सब चीज़ें हैं कि ये जो डिसीज़ेज़ हैं, एनसीडी, तो वो फैलती जा रही का मतलब ये है कि लोगों में बढ़ती जा रही चीज़ें, आम होती जा रही। तो द हिंदू की यही रिपोर्ट है कि 2022 और 24 के दौरान जो पूरी कुल मौतें हैं, उसमें 60% किसकी थी, वो एनसीडी से हुई थी। तो ये डेटा दिया हुआ है, बड़ा खतरनाक डेटा है ये, है ना। अब हम दोहरे संकट से गुजर रहे हैं, एक तरफ जो संचारी रोग हैं, जैसे टीबी हो गया, खसरा हो गया, और कई सारी वायरस और बैक्टीरिया की बीमारियां भी हैं, एक तरफ वो, और साथ साथ ये एनसीडी भी आ गया, तो ये दोहरा बोझ बन गया हमारे ऊपर। ठीक है। तो इस डेटा को ध्यान रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो डेटा है और किसने पेश करा वो भी ध्यान रखेंगे, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सांख्यिकी रिपोर्ट के आंकड़े। ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे, राइट। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन का मतलब ये होता कि किस तरीके से जो बीमारियां पहले चलती थी उससे हम किस तरीके से दूसरी बीमारियों पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं यहाँ पे, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे आप। आगे देखेंगे, ये कुछ फैक्ट दिए कि 2015-17 में जो एनसीडी के कारण इतने परसेंट की डेथ हुई थी, देन उसके ये 60% से बढ़ गई। तो अगर मान लो प्रीलिम्स में, और ये तो फैक्ट है, वो तो याद रखनी है अपन को। अगर मान लो मोटा मोटा अगर ट्रेंड याद रखेंगे तो हमें पता होना चाहिए जो एनसीडी से आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है वो बढ़ती जा रही। ठीक है। इसके कौन कौन से आते हैं, जैसे हृदय रोग का कॉन्सेप्ट इसके अंदर सबसे बड़ा है। मतलब इस 60% के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो जो हार्ट डिसीजेज हैं, है ना, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज, उसका परसेंटेज ज़्यादा है, 32%। ठीक है। बाकी जो डायबिटीज़ हो गया, देन श्वास की बीमारी हो गई, ट्यूमर हो गया, उससे उससे रिलेटेड है। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका फैलाव बढ़ता जा रहा है। ये जीवन शैली का, शहरी जीवन शैली में तो था ही, लेकिन साथ साथ ये गांव के क्षेत्र में भी फैलता जा रहा। तो आप देखो यहाँ पे देख रहा है, शहरी क्षेत्र में इतना परसेंट और ग्रामीण क्षेत्र में इतना परसेंट लोगों की डेथ इन एनसीडी के कारण हुई। तो इसका एवरेज समथिंग निकालोगे तो 60% समथिंग आएगा वो, पूरे ओवरऑल। ठीक है, कितना, 60%। ठीक है, 60%, राइट। तो लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है ये सब चीज़ें, जो ग्रामीण क्षेत्र में भी तेज़ी से फैल रही। फिर यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे समय पूर्व मोर्टेलिटी। तो भाई उम्र है नहीं, लेकिन आप डेथ हो गई, तो वो उस डेथ में क्या, जीवन शैली एनसीडी का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, समय पूर्व मृत्यु के लिए। तो इसमें भी सुधार करने की जरूरत है, ये चिंता वाली बात है हमारे लिए। गैर संचारी रोग क्या होते हैं ये बता दिया मैंने, है ना, क्रोनिक होते, दीर्घकालिक मतलब, और ये एक से दूसरे में फैलते नहीं है, ये धीरे धीरे इंसान को खत्म करते रहते हैं उसी के अंदर अंदर। ठीक है। अब ये क्या अनुवांशिक हो सकते हैं, मतलब माता पिता से, और आपके अंदर आए, बहुत सारे जेनेटिक्स रोग भी होते। ठीक है। शारीरिक भी होते, जैसे कि हार्ट का हो गया प्रॉब्लम, पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट से भी हो सकती बहुत सारी चीज़ें, और लाइफस्टाइल, ये चार चीज़ें ध्यान रखेंगे। लाइफस्टाइल इसमें मेन है। ठीक है। अनुवांशिक रोग होते तो होते, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। ठीक है। तो जीवन शैली के कारण ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती जा रही, तो एक बहुत बड़ा कॉज है आपका लाइफस्टाइल, है ना। लाइफस्टाइल में जिस तरीके से आप इरेगुलर चेंज कर रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, पता नहीं क्या क्या, तो वहाँ से ये सब चीज़ें प्रॉब्लम बढ़ रही। ठीक है। अब इसके अंदर बिग फोर नाम से चीज़ आती है, तो द बिग फोर में चार रोग आते हैं मेनली। तो एक तो हृदय रोग, जिसमें हार्ट अटैक, है ना, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक वाली चीज़ें। एक कैंसर, जिसमें शरीर के अंगों में ट्यूमर बनते हैं, शरीर के जैसे ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, स्किन का हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और कई सारे ट्यूमर बनते हैं। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, है ना, महिलाओं के अंदर। ठीक। तो क्रोनिक श्वसन रोग,
बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाते हैं, जैसे पॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है। देन अभी हम दिल्ली का एग्जांपल देखें, सर्दी के अंदर, है ना, जो फॉग वाला कॉन्सेप्ट है। तो कई सारी ऐसे जहरीली गैसेस निकल रही हैं जो क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज कर देती, ठीक है। तो मतलब श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती। इस तरीके के रोगों को हम पल्मोनरी डिसीज के रोग कहते हैं, जिससे जो हमारे फेफड़े हैं ना, वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक है डायबिटीज। तो डायबिटीज मेनली दो टाइप की होती है। डायबिटीज दो टाइप की होती है, एक टाइप 1, एक टाइप 2। तो इसमें जो है टाइप 1 डायबिटीज बिल्कुल कॉमन है। कॉमन नहीं कह सकते कि हम, मतलब उसको अलग कॉन्सेप्ट है, हम डायबिटीज में समझेंगे, लेकिन मुख्य रूप से किसके बारे में बात करी है, टाइप 2 डायबिटीज के बारे में, ठीक है। जो कि लाइफस्टाइल के कारण होती है, कि आप ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, ज़्यादा अभी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये टाइप 2 डायबिटीज़ उठना शुरू हो जाती है, राइट। फिर क्या बात करिए यहाँ पे, ये उन्हीं के बारे में बात करिए कि भाई जो आप किस तरीके से जंक फूड खा रहे हैं, देन प्रोसेस्ड हो गया, अधिक नमक, चीनी, ट्रांस फैट का सेवन कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें एक, क्या एक ट्रांजिशन लेके आ रही हैं, क्या किस तरीके से बैक्टीरिया वायरस की बीमारियां आपके किस में चेंज हो रही हैं, एनसीडीज में चेंज हो रही हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। अगर आपके खान पान में चेंज होगा और आपके खान पान में फल फ्रूट और फाइबर वाली चीज़ों में कमियाँ आएंगी, तो ये चेंज है एक तरीके का। तो आपका शरीर भी उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देगा, तो एनसीडी का बोझ बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप देखो हर तीसरे चौथे इंसान को ब्लड प्रेशर है ना। इस तरीके से रेयर हो रही चीज़ें, पहले नहीं होती थी ये सब चीज़ें। मोटापा, ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यही सब एक तरीके की खान पान पे डिपेंड करेगा, आप किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना, मैनुअल वर्क कर रहे हैं कुछ या नहीं। तो उस पर डिपेंड करेगा। शारीरिक क्रियाएं जैसे बात कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो उस पे मादक पदार्थों का सेवन, अभी क्या है, इंसान सोचता कि बियर ईयर पीने से ठीक होती चीज़ नहीं। शराब हो गया, बियर हो गया, इन सब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती। आप मेंटली तो खराब होते हो, आप नर्वस सिस्टम तो खराब कर ही रहे, साथ साथ में आपके हार्ट हो गया, आपके जो भी लंग्स हो गए, आपकी बॉडी हो गई, लीवर हो गया, उन सबको खराब कर रहे हैं आप, ठीक है। तो मादक पदार्थों का सेवन एक बहुत बड़ी चिंता है। अधिकतर युवा जो है वो कंज्यूम करते हैं इन सब चीज़ों को। तो बड़ी बीमारियों के कारण है ये जो मादक पदार्थ हैं, तम्बाकू, शराब, ठीक है। अपन देखते हैं, जो मूवी देखते हैं तो उसके पहले आते हैं जो उनके गाल फटे होते हैं, तो तम्बाकू शराब के कारण ही ये सब चीज़ें, ठीक है। अब पर्यावरण चिंता की बात करें तो वायु प्रदूषण एक हम देख ही चुके, चाहे वो बड़े बड़े जितने भी शहर हो, वहाँ पे वायु प्रदूषण के कारण फेफड़े और हृदय की प्रॉब्लम होना बढ़ रही हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर अब ये सब चीज़ें होंगी, जैसे आप शहर में हो, रोड चल रही, देन आवाज़ें आ रही खूब सारी, है ना। तो उससे नींद नहीं आएगी आपको, है ना, तनाव बढ़ेगा। आप स्क्रीन टाइम, आपका मोबाइल में स्क्रीन टाइम ज़्यादा देख लो, तो आप देखो आपका सर दर्द देना शुरू हो जाएगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, है ना। आपको एकदम से गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें हैं कि लाइफ़स्टाइल में चेंज करना ज़रूरी है ना। स्क्रीन टाइम, मोबाइल हो गया, ये सब सारी प्रॉब्लम्स हैं एक तरीके की, ठीक है। आप स्क्रीन पे जितना पढ़ रहे ठीक है, लेकिन जो इंस्टाग्राम की रील है उनसे बिल्कुल दूर रहो। बहुत गलत चीज़ है वो, आपकी ज़िंदगी को प्रॉब्लम कर रही है, एक साइलेंट किलर है वो। आपको पता नहीं है कब आप गुस्सा हो रहे, कब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा, नींद भी नहीं आती होगी, तो ये साइलेंट किलर है, हम अपन को खुद पता नहीं चलता, लेकिन हम कंज्यूम करते जाते हैं डेटा को, रील चलाते जाते हैं। और रील चलाने का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है ही, साथ साथ ये भी नुकसान है कि हमारा फोकस टूटता, क्योंकि हर 2-3 सेकंड में हमने क्या करना, दूसरी रील देखना, दूसरी चीज़ देखना। तो हमारा फोकस टूटता। तो यूपीएससी एस्पिरेंट या जो भी एस्पिरेंट हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे घातक हथियार है ये, घातक चीज़ है रील चलाना इंस्टाग्राम की, चाहे वो शॉर्ट चलाना, ठीक है। इससे मेन बात है कि तनाव, नींद तो नहीं आती, ब्लड प्रेशर बढ़ता, है ना, तनाव होता, साथ 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 में जो फ़ोकस करने वाली चीज़ है, हमारी फ़ोकस करने की आदत भी छूट जाती, राइट? पहले लोग क्या करते थे, लंबी-लंबी वीडियो भी देखते, लेकिन आज से 2-3 साल से जब से ये टिकटॉक वगैरह आया, तो वहाँ से ये वहाँ से बीज बोना शुरू हुआ। आज ऐसा हो गया कि इंसान फ़ोकस नहीं कर पाता किसी चीज़ पे। इंसान थोड़ी देर यहाँ देन स्विच कर जाता है हर चीज़ पे, हर जगह। तो इसी तरीके से इन सब चीज़ों से दूर रहें, ठीक है? तो ये सब लाइफ़स्टाइल की बात है, वही सेम ही चीज़ चल रही। आप पढ़ोगे तो यहाँ पे जब पॉज़ करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप, राइट? फिर स्वास्थ्य बजट पे भी, जो हमारा स्वास्थ्य बजट इतना है नहीं है, जो बुनियादी ढाँचा ऑलरेडी इतना ठीक नहीं है, तो उस पे ऑलरेडी भारी दबाव आएगा। और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, मतलब जो हमारे पास युवा है, उसका यूज़ कैसे करेंगे? समय के पहले ही मर जा रहे हैं, है ना?
मतलब इन सब चीज़ों को कंज्यूम करोगे, हार्ट स्ट्रोक और कई सारी बीमारियों को घेर लेगा, शरीर में आ गई कई सारी बीमारियाँ। तो उसके कारण जो हमारा जनसांख्यिकी लाभांश है, जो युवा है, मतलब 20 साल से लेके जो 45-50 साल तक का युवा है, उसकी कैपेसिटी का हमने यूज़ नहीं कर पाया। तो स्वास्थ्य पे तो बोझ आएगा ही आएगा, जो भारी दबाव आ ही रहा, बजट पे आ रहा, देन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे आ रहा। साथ साथ ये जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे क्या बुढ़ापे की ओर बढ़ रही, और ये चीज़ें जो हैं बुढ़ापे में, जो एनसीडीज हैं बुढ़ापे में और ज़्यादा प्रॉब्लम देती। तो उसके लिए यहाँ पे क्या, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। हम किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आर्थिक प्रभाव में एक आती है यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो भाई एनसीडी जो इलाज है भाई, अस्पताल जाओ, जो चाहे तुम सरकारी अस्पताल भी चले जाओगे तो सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर कई सारी ऐसी दवाइयाँ जो बाहर से लिख देते हैं। तो उसे कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उसका दबाव बढ़ता जा रहा, गरीब कैसे चले, गरीब की तो मार पड़ रही ना यहाँ पर। तो उसी तरीके से यहाँ पे आर्थिक प्रभाव बहुत बढ़ रहा। ठीक है, बहुत नुकसान हो रहा। तो इन दी एंड गरीब को ही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे गर्मी हो, क्लाइमेट चेंज हो, कोई भी आप चीज़ ले लो, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब को ही होता। ठीक है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम किस तरीके से लाभ उठा पाएंगे, हम किस तरीके से नुकसान कर रहे हैं, उसको देखने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमारे युवा हैं उनका अच्छी तरह यूज़ हो, मतलब इस देश की तरक्की में यूज़ हो, तो उसके लिए हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। साथ साथ युवा जो आज की पीढ़ी है, जेन जी है ना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनको भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए। ठीक है, राइट। और भी कई सारी योजनाएं हैं, इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक को रोकथाम के लिए वो राष्ट्रीय कार्यक्रम, साथ में ये आयुष्मान भारत योजना बनाई थी सरकार ने। ठीक है, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जमीनी स्तर पर उच्च रक्तचाप, मधुमेह, जैसे 3 सामान्य कैंसर, जो एक ओरल वाला जो मुंह में होता है ना, जो गाल फटे आते, देन ब्रेस्ट जो फीमेल में होता, देन एक सर्वाइकल कैंसर होता जो वजाइना वाले रीजन में होता फीमेल के। ठीक है, तो इसकी मुफ्त स्क्रीनिंग एंड रोकथाम के लिए आयुष्मान भारत की अंदर ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक ईट राइट इंडिया है, मतलब अच्छा खाना मिले, एक ईट राइट स्टेशन वाला कॉन्सेप्ट भी है ना, जहाँ पे ट्रांस फैट जो है उसको ट्रांस फैट से रिलेटेड जो खाना है ट्रांस फैट वाला, उसको कम करने की बात है, नमक और चीनी का संतुलन बनाने की बात है। तो ईट राइट इंडिया किसके द्वारा शुरू करा गया, फसाई के द्वारा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड तय करती है ना जो फूड का, तो उसके द्वारा, फसाई के द्वारा। तो ईट राइट इंडिया हो, चाहे ईट राइट स्टेशन हो। ठीक है, तो स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रांस फैट को फ्री खाना मिले, तो उसके लिए ये अभियान है ना। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें, यहाँ पे शारीरिक गतिविधियाँ, खेलकूद को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का कल्चर बनाना चाह रहे हैं हम हर जिले के अंदर, कि इंसान फिट रहे और ज़्यादा से ज़्यादा खेलकूद वाली गतिविधियों में शामिल रहे, है ना। युवा की बात करी जा रही। एसडीजी गोल में जो है कि एनसीडी की जो समय पूर्व देते हो रही है उसको 1/3 से कम करना, यहाँ पे एसडीजी का लक्ष्य है। ठीक है, आगे की राह में वही सब चीज़ें हैं, जब पढ़ोगे आप तो आपको पता चल जाएगी इस चीज़ें कि इसको रोकथाम वगैरह वगैरह। रोकथाम और प्रामाणिक जांच, गरीब और शहरी दोनों स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना, ताकि बीमारियों को शुरुआती स्तर पर ही पता चल जाए। मतलब क्या होता है एनसीडीज में, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में शुरुआती लक्षण पता नहीं चलते, तो उसको पता ही नहीं होता तो इग्नोर करता जाता। मान लो पता भी है तो वो कहता अभी कुछ हो ही नहीं रहा बॉडी में, तो देखेंगे जब प्रॉब्लम होगी, तो इग्नोर करता वहाँ से चीज़ें। तो शुरुआती चरण में ही अगर ठीक हो जाए वो चीज़ें तो वो ठीक रहता, वरना जब आप लास्ट स्टेज में आते तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है ना, मतलब एक बोझ बन जाता फिर इंसान। तो उसी के बारे में बात करेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे है फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, ऐसा खाना बना दिया जाए, मतलब चेतावनी लेबलिंग कर दिया है कि इसमें इतना कुछ है, इसमें इतना कुछ है, इसमें इतनी चीनी है, इतने इसमें इतनी चीनी है। और ऐसा नहीं छोटे छोटे अक्षरों में, आप देखो अभी जो पैकेजिंग होती है उसमें लिखा होता है ना। अब वो आता लगे कि बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी होती, लेकिन लिखी होती, लेकिन बहुत छोटे छोटे अक्षरों में। जो ज़्यादा ही समझदार है वो देखता है इसमें क्या क्या है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। लेकिन आम इंसान तो क्या करता, कंज्यूम कर लेता। अभी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्टिंग का। अब स्टिंग क्या है, पूरा बर्बाद चीज़ है, लेकिन इंसान कंज्यूम करता, उसके पीछे नहीं देखता इसके अंदर क्या क्या है। वो तो ये कहता है एनर्जी ड्रिंक, कूल बनने के लिए, है ना। तो लेवलिंग को हमें ठीक करना ज़रूरी है, इसमें किस किस क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको स्टार रेटिंग कर सकते हैं अपन। ठीक है, कि ये 1 स्टार है, ये 2 स्टार है, ये 3 स्टार है। साथ साथ जो मेन इंग्रेडिएंट हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसको मोटे अक्षरों में, बड़े अक्षरों में दिखा दो।
इसमें ये चीज़ें हैं, अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती। ठीक है, गॉट इट। फिर उसके बाद बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण। बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण का मतलब ये एनसीडी जो है केवल खान पान से नहीं, साथ साथ में वायु प्रदूषण, ठीक है, खुले में पार्क, सड़क सुरक्षा, तो इन सब चीज़ों को भी एक समग्र अगर हम विकास करेंगे, सारे मंत्रालय एक साथ आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं इस चीज़ में हम ज़्यादा एज ले सकते, बढ़त ले सकते। ठीक है, तो केवल स्वास्थ्य मंत्रालय के ही विषय नहीं है ये भाई, ये एनवायरनमेंट का भी विषय है, क्योंकि जो वायु प्रदूषण है उससे पल्मोनरी डिसीजेज हो रही, फेफड़े खराब हो रहे हैं, ठीक है, कैंसर की समस्याएं हो रही, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा, बहुत सारी चीज़ें जैसे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे बहु क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर आगे ये वे फॉरवर्ड्स हैं, इसको पढ़ सकते हैं अपन। ये बता दिया मैंने कि एनसीडी क्या है, एक साइलेंट किलर के रूप में है कि आपकी जेब कब खाली हो जाएगी, आपकी जेब कब खाली हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको, है ना। और उससे फिर आप जब देखोगे इन दी एंड केवल और केवल क्या दिखेगा, अफसोस दिखेगा कि अगर शुरुआत में ही हम इस चीज़ को ठीक कर लेते तो काफ़ी ठीक रहता, है ना। परिवार के रिसोर्सेज भी चले गए, देन पैसा भी चला गया। ठीक है, तो वो एक साइलेंट किलर बन चुका। तो इसमें समुदाय जागरूकता, व्यक्तिगत व्यवहार में भी बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। अब केवल सरकार योजना बनाए और लागू करे, उससे कुछ मतलब इतना क्या ही ठीक होगा। योजना तो बहुत चल रही कि अब तक उतना ठीक हुआ, उतना सुधार हुआ नहीं। इंसान को ही खुद ठीक करना पड़ेगा, है ना। एक वो होता है ना सिंपल मजाकिया सेंस में कहते हैं सिविक सेंस। तो इस चीज़ में भी हमें अपने सिविक सेंस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा खुद से। स्टार्टिंग शुरुआत से ही अपने हिसाब से करना पड़ेगी, ठीक है, अपने साथ ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, एनसीडीज के बारे में पूरा डिटेल देखिए, ये मेंस लेवल के ही पढ़ रहे हैं अभी अपन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका, अभी जो द हिंदू के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जो आर्टिकल 21 है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। आर्टिकल 21 की जो बहस थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, कुछ दिन पहले का ही निर्णय है, कुछ दिन पहले का या कल का ही निर्णय है। ठीक है, कि मान लो एक अपराधी है और एक पीड़िता है। अपराधी अपराधी का विदेश जाना आर्टिकल 21 के अंदर, मतलब इंसान का विदेश जाना, मतलब भारतीय नागरिक का विदेश जाना आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। और पीड़िता को न्याय मिलना वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। तो यहाँ पे जो बहस है, जो भी यहाँ पे मुद्दा है, वो आर्टिकल 21 वर्सेस आर्टिकल 21 है ना। उसी के अंदर के दो कॉन्सेप्ट के अंदर बहस है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अ, अपना निर्णय सुनाया कि जो भी स्पीडी ट्रायल होता, मतलब पीड़िता का स्पीडी ट्रायल है, तो उसको न्याय जल्द से जल्दी मिले, क्योंकि न्याय में देरी का मतलब है कि न्याय मिला ही नहीं, है ना। न्याय में देरी का मतलब है न्याय मिला ही नहीं। और न्याय में जल्दी अच्छे स्पीडी ट्रायल मिले, अच्छा त्वरित न्याय हो, तो वो आर्टिकल 21 के अंदर आता। अब मान लो कोई ऐसा अपराधी है जो विदेश जाता बार बार, तो उससे क्या होगा, डिले होगा, है ना। जो निर्णय न्यायालय को निर्णय सुनाने में देरी होगी। तो ये काहे का स्पीडी ट्रायल हो गया, है ना। फिर पीड़िता को, जो पीड़िता है या जो पीड़ित है, उसको प्रॉब्लम होगी, जो विक्टिम है, राइट। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 वर्सेस आर्टिकल 21 का जो एक आर्टिकल वहाँ पे छपा था द हिंदू के अंदर, तो वहीं की न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय सुनाया इसमें, इतना ही यहाँ पे करंट अफेयर्स का है। अब इसके अंदर डिबेट देखते क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बता दिया मैंने, आर्टिकल 21 बनाम आर्टिकल 21 का ही मूल मुद्दा है। ठीक है, राइट। जैसे यहाँ पे दिया आर्टिकल 21 क्या, राइट टू लिबर्टी की बात करता, मतलब प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता। ठीक है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के प्राण तभी लिए जाएंगे अगर वो कानून में लिखा होगा, मतलब कानून के द्वारा जो विधि स्थापित की गई उसके द्वारा ही उसके प्राणों को छीना जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज समझो, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 सिंपल कहता है राइट टू लाइफ के बारे में। अब इसी के अंदर आर्टिकल 21 एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जो भी निर्णय आ रहे हैं उससे ये आर्टिकल फैलते ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो आर्टिकल 21 के अंदर भी कई सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसमें कई सारे ऐसे निर्णय हैं, जैसे कि एक मेनका गांधी केस हुआ था, वो 1978 में। ठीक है, तो इसमें विदेश जाने के अधिकार के बारे में बताया कि सुप्रीम को विदेश जाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, इतना ही बताया इसमें। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जब हम मेनका गांधी केस को पूरा डिटेल में देखेंगे तो उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। अभी केवल हम आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया
उसका डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये मेनका गांधी केस भी आता, ठीक है। देन उसके बाद हुसैनरा खातून का केस हुआ कि पीड़िता को तुरंत निर्णय मिले, है ना, जो भी न्याय हो वो जल्दी मिले। तो स्पीडी ट्रायल भी किसके अंतर्गत आता, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता। अब मान लो एक ऐसा अपराधी है वो विदेश जा रहा बार बार, तो काहे का यहाँ पे स्पीडी ट्रायल हुआ, तो वही इसी के बीच में लड़ाई है, इसी के बीच में लड़ाई हो रही ठीक है, एक विदेश जाना और स्पीडी ट्रायल के बीच में, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बात है कहीं कि वही सब जो मैंने बोला आपको कि विदेश जाना कोई एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। इस पे अगर आप कोई अपराधी हैं, कोई एब्सोल्यूट नहीं है ये। अगर आप अपराधी हैं तो न्यायालय या सरकार कानून बना के उसको विदेश जाने से रोक सकती, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि राज्य या न्यायालय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत इस अधिकार से उचित प्रतिबंध लगा सकती, जो भी आप विदेश जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीड़ित जो है, विक्टिम है, उसको हमें न्याय देना है ना, तेजी से न्याय देना, क्योंकि तेजी से न्याय देना भी क्या है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता, ठीक है। तो इसमें एक बैलेंस होना ज़रूरी है। तो वही बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने करी कि यही बताया कि पीड़ित के जो अधिकार हैं वो सबसे पहले हैं, ठीक है। एक संतुलन बनाने की यहाँ पे कोशिश करी गई, जिसमें बात करी गई अनुपातिक सिस्टम की। आगे देखेंगे क्या होता है ये। इसमें ये लिखा कि न्यायालयों को आरोपी की व्यावसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकता, जैसे इलाज हो गया, व्यापार हो गया, और मुकदमे में प्रकृति के बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत है। मान लो जो अपराधी है वो कोई बड़ा व्यापारी है ना, या मान लो कोई इलाज से पीड़ित है, जिसका कोई बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज बाहर होता, तो उसके बीच में एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप विदेश जाने के बहाने वहाँ से फरार हो जाओ। ऐसे कई सारे हैं, जैसे नीरव मोदी है और विजय माल्या हैं, ये बाहर हो गए, है ना, विदेश भाग गए कि हम जो भारतीय न्याय सिस्टम है उसकी रेंज से बाहर हो जाएं। तो इंसान इसलिए भी विदेश भाग जाता अपराध करके। तो उसी में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय समझाया कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, है ना। प्रतिबंध लगाना क्यों ज़रूरी है, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालतों द्वारा जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी कानूनी प्रक्रिया करी जा रही, तो वो इसलिए कि न्याय में देरी ना हो। किसमें? न्याय में देरी ना हो, ठीक है। और जो अपराधी है वो साक्ष्यों से, जो मतलब एविडेंसेस हैं, उससे छेड़छाड़ कर सकता, तो उसको पढ़ सकते, ठीक है। विदेशों में रहकर आरोपी अंतर्राष्ट्रीय गवाहों को प्रभावित कर सकता है और डिजिटल और वित्तीय साक्ष्यों को नष्ट कर सकता है, ठीक। तो इसको भी कर सकते हैं। और क्या है कानूनी ढांचा, कि इंसान क्या विदेश भाग जाएगा तो जो इंडियन जुडिशल सिस्टम है उसकी रेंज से बाहर हो जाएगा। तो उसके बारे में यहाँ पे भी कानून है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 का, इसमें ये कहा कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ भारत के किसी आपराधिक न्यायालय में कोई कार्रवाई लंबित है, तो उसका जो पासपोर्ट है वो रद्द कर दिया जाएगा या जब्त कर लिया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, है ना। इस पासपोर्ट अधिनियम 1967 जो 1967 का कानून है, उसके अंदर ये चीज़ दी हुई है। जमानत की शर्तें, इसको भी देखोगे आप। तो अगर मान लो आपको जमानत मिल गई, तो आप बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, पहले सीआरपीसी में था, सीआरपीसी में दिया हुआ था, अब यहाँ पे बीएनएसएस में दिया हुआ है कि जमानत आपने ले ली तो न्यायालय की बिना अनुमति का आप देश नहीं छोड़ सकते, ठीक है। देन यहाँ पे वही कौन सा बताया, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई, जिसका नाम है अनुपातिक सिद्धांत को फॉलो करा गया, ठीक है। अभी ये क्या है, इसको भी आगे देखते तो यहाँ पे जब पढ़ोगे तो इसी को मजबूत करा गया कि साथ में पर्सनल लिबर्टी भी महत्वपूर्ण है, और जो पीड़ित है, समाज या पीड़ित जो भी है, ठीक है, पीड़ितों को न्याय देना भी यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो उसके बीच में एक बैलेंस बनाया गया, लेकिन वरीयता दी गई पीड़ित के न्याय देने में, कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाई। न्याय में देरी का मतलब क्या है, न्याय से वंचित करना। जो शुरुआत में बताया मैंने कि न्याय में देरी हो रही मतलब आपके एक और फंडामेंटल राइट्स का क्या हनन हो रहा, तो जल्दी न्याय मिले वो भी क्या है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता। तो यहाँ पे वही बैलेंस बनाने की बात करी गई, और उसमें भी हमने पीड़ित के जो भी न्याय है उसको देना वरीयता समझा, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि वही अनुपातिक जो कॉन्सेप्ट है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे ये बताया, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि इसका सिंपल मतलब है, जैसे मान लो मैंने कोई वो कर दिया, कोई अपराध कर दिया, तो मुझे उसी की सज़ा मिले, कुछ और सज़ा ऐड ना करी जाए, तो इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको तो मैंने सिंपल लैंग्वेज समझा दिया। अब इसके अंदर क्या लिखा कि भारतीय संविधान और न्याय शास्त्र में अनुपातिकता का नियम, जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है,
प्रशासनिक और विधायी कार्यों में न्यायिक समीक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। सरल शब्दों की बात करिए, जो मैंने बताया अभी सिंपल लैंग्वेज में, कि राज्य द्वारा किसी भी नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं, पर प्रतिबंध उस उद्देश्य से, उस अनुपात से लगाया जाएगा जिसे राज्य प्राप्त करना चाहता। तो जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया ना, कि अगर मैंने कोई अपराध करा तो मुझे उसी की सजा मिलेगी, किसी और चीज की सजा नहीं मिलेगी। इसी का नाम है अनुपात, प्रोपोर्शन में। जैसे मान लो मैंने चोरी करी तो आप मुझे मर्डर के केस में अंदर नहीं डाल सकते। यही कॉन्सेप्ट ये सिंपल लैंग्वेज में है, यहाँ पे कानूनी रूप से बता दिया, मतलब लीगल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। जैसे कानून जगत की मशहूर कहावत है कि किसी मक्खी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो ये सब देख सकते हैं, अपन पढ़ सकते, कुछ इतना वो नहीं है। दाना बता दिए कि राज्य जनहित और सुरक्षा के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकार को सीमित करता है। ठीक है। जैसे मान लो देश की सुरक्षा की बात हो गई, है ना, कोई खुफिया इंफॉर्मेशन की बात हो गई, तो उसके लिए प्रतिबंध कर सकते हैं अपन, वैसे नहीं कर सकते। ठीक है। राइट। तो क्या अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता, क्या प्रतिबंध लगाना उचित है? तो इसको भी आगे जब पढ़ोगे तो यहाँ पे एक केस आया जिसका नाम है पुट्टास्वामी केस। ठीक है। तो पुट्टास्वामी केस जो है 2017 में आया था, और बहुत बड़ा केस बन के निकला था इस टाइम का, है ना, जिस जो किसके अंदर का था, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत। ये और राइट टू प्राइवेसी, ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू प्राइवेसी किसके अंतर्गत था, वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता। ठीक है। जो आधार कार्ड वाला कॉन्सेप्ट था वहां से निकल के आया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया कि प्रतिबंध लगाना उचित है या नहीं सरकार का। तो देखो, प्रतिबंध लगाना उचित उस लेवल तक है जहां तक सरकार चाहती है। सरकार चाहती का मतलब जब तक उचित रहेगा, जब तक मेन है, जहां तक सरकार की जो भी मांग है वो पूरी हो जाए। मांग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो देश की सुरक्षा की बात है, कुछ ऐसी खुफिया जानकारी को दे, मतलब देश की अखंडता की बात है, तो वहां पे प्रतिबंध लगा सकती है ना। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंडिया से बाहर जा रहा, अपराध कर सकता, मतलब आतंकवादी संगठन में जुड़ सकता, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती, उसको अरेस्ट कर सकती। ठीक है। सरकार को मालूम है कि ये आगे चल के बहुत खतरनाक हो जाएगा ये चीज़, तो वहां पे लगा सकती वो चीज़ें। अब ऐसा नहीं कि हर किसी के फंडामेंटल राइट्स को बर्बाद कर दिया, है ना। सबके पास प्राइवेसी, फ्रीडम है ना, सबके पास इक्वलिटी है, तो उसको सीमित कर सकते, लेकिन एक प्रोपोर्शन में, कि कहाँ तक उचित रहेगा। ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं, समझा दिया मैंने अच्छी तरीके से। और पुट्टास्वामी केस में ये बताया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी का भी कॉन्सेप्ट आता। ठीक है। वो एक मौलिक अधिकार है, बताया मैंने कि आर्टिकल 21 अपना विस्तार करता जा रहा है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती, किसके लिए? सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए, अपराध को रोकथाम के लिए, कल्याणकारी राज्य की योजनाओं को लागू करने के लिए प्रतिबंध लगा सकती। और वो प्रतिबंध कैसे होगा? उसके लिए प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट होता है। ये कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो भी न्यायालय है वो कर सकता। इसके लिए 4 चरण हैं। 4 चरण कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते भैया। एक तो वैधता, कि जो भी कानून बनाया आपने वो मनमाना तो नहीं है, कि एग्जीक्यूटिव एक्शन तो नहीं है कोई। मतलब जो भी कानून बने वो कहाँ से बने? विधायी का बनाए, लेजिस्लेटिव बनाए वो कानून। ऐसा नहीं कि वो जो मंत्रालय हैं वही बना रहे अपने मनमाने तरीके से। तो पूरी लोकसभा राज्यसभा का पूरा कौन सा बने, वहाँ पे विधायिका, मतलब लेजिस्लेटिव एक्शन के द्वारा जो कानून बनेगा वो चीज़, है ना। तो उसके बारे में वैधता की जांच करना कि ये कानून कहाँ से है, ये विधायिका ने बनाया, वहाँ से होना अनिवार्य है ये सब चीज़ों को। ठीक है। फिर दूसरा स्टेप ये है कि वैध लक्ष्य। अब जो कानून बना है ऐसा तो नहीं किसी के फंडामेंटल राइट्स को रोकने के लिए हो। अब वो जिसके लिए भी हो, ये तो देखो जिस उद्देश्य के लिए बनाया है कि उसको पूरा कर रहा है वो चीज़। जैसे मान लो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है, तो क्या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बना वो कानून? क्या इसमें कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को और ज़्यादा वॉयलेट कर दे, है ना, एक लिमिट से पार हो जाए, तो उस चीज़ को। ठीक है। अपराध को रोकथाम रोकथाम के लिए, कर संग्रह के लिए, मतलब जिस चीज़ के लिए कानून बना है केवल वही काम करे। उसके बियॉन्ड जाएगा तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देगी। एक बात है तो तर्क संगत। तर्क संगत का मतलब ये होता है कि वो कानून रैशनल होना चाहिए। ठीक है। रैशनल का मतलब ये है कि जिसके लिए बनाया है वो कानून, और जितनी लिमिट में बनाया, केवल वहीं तक लागू हो। तो राज्य द्वारा बनाए हुए गए उपाय और उसके द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्य के बीच एक स्पष्ट और तर्क संगत संबंध होना चाहिए। मतलब जो कानून बना है और उसका क्या लक्ष्य है, इसके बीच में एक क्या लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए। ठीक है। रैशनल चीज़ होनी चाहिए, रैशनल रिलेशन होना चाहिए। तो वो यहाँ पे कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका घोषित लक्ष्य हो, जिसका घोषित लक्ष्य से कोई सीधा जुड़ाव ना हो। तो वही यहाँ पे जिसके लिए बनाया हो वही आपकी लक्ष्य होना चाहिए। राइट। चौथा जो पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट यही है कि न्यूनतम हस्तक्षेप जहाँ तक हो, मतलब मिनिमम
एक्शन लेना यहाँ पर। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, जहाँ तक पॉसिबल हो अपने आप को क्या बैक स्टेप में रखना। ठीक है, यहाँ पे दिया रूल ऑफ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिवनेस। तो अधिकारों का हनन ना हो, मतलब अगर मान लो देश की सुरक्षा की बात हो तो एक लिमिट तक ही हो, ऐसा ना हो कि पूरे के पूरे अधिकार चले जाएं उसके। तो वही सब चीज़ें हैं, इसको यहाँ से पढ़ सकते कि इस सरकार को न्यूनतम हस्तक्षेप रखना चाहिए। ठीक है, राइट, ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए, वही सब यहाँ पे बताया हुआ है। वर्तमान प्रासंगिकता और प्रभाव, इसमें पुट्टास्वामी केस के बारे में बात करेगी, यहाँ पे पढ़ सकते, कुछ है नहीं। जो मेन था उसके बारे में बात कर ली। ठीक है, राइट। ये आधार का कॉन्सेप्ट दिया, जो वो बैंक खाता और मोबाइल को अपन जोड़ लेते, तो उसको चौथे चरण में खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसी के बारे में बात है। एक इलेक्ट्रल बॉन्ड का अभी रिसेंटली की बात है ना, जस्ट 2 साल पहले की। तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड होते हैं ना चुनाव के लिए, तो वहाँ पे वो पैसा आता है उनको बॉन्ड के द्वारा, तो उसको भी रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये क्या कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, फंडामेंटल राइट है, लोगों को जानने का अधिकार है। जो भी तुम चुन चुन रहे हैं एमएलए एमपी को, तो उनके कहाँ से पैसा आ रहा है ये भी तो जानने का अधिकार है। तो उसको असंवैधानिक करार देके क्या खारिज कर दिए। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड हो चाहे आधार वाला फैसला हो, तो इसको भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर अब यहाँ पे आता है यूएनएससी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए और 5 सदस्यों को चुना गया। जो 5 सदस्य हटाए गए, मतलब उनकी टाइम है, टाइम पीरियड वो पूरा हो गया। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है न्यूज़ में है ना, चाहे वो द हिंदू उठा लो, देन पीआईबी नहीं कह सकते, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ थी, राइट, कि यूएनएससी के चुनाव हुए और 5 अस्थायी सदस्यों को चुना गया, नॉन परमानेंट। अब ये क्या है, क्योंकि क्या होता है, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसके 6 अंग हैं। उन 6 अंग में एक अंग ये है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और यूएनएससी को वर्ल्ड की पुलिस भी कहते हैं। अब यूएनएससी के अंदर 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर परमानेंट होते, P5 कहते हैं। इसमें यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रशिया, ये 5 कंट्री को परमानेंट 5 कहते हैं, यानी कि परमानेंट मेंबर हैं ये। ठीक है, जब यूएनएससी बना था तभी यहाँ पे परमानेंट कर दिया था इन लोगों को। ठीक है, और जो 10 मेंबर हैं उनको हर 2 साल में चुनाव होता है उनका। ठीक है, तो इंडिया 8 बार ऐसा बन गया, 8 बार सदस्य बना अस्थायी तरीके से, है ना। यूएनएससी में सुधार भी चाहता है इंडिया, उसके लिए G4 जो नेशंस हैं, जैसे इसमें जर्मनी, ठीक है, इंडिया, ब्राज़ील और जापान, ये G4 कंट्रीज़ हैं, वो यूएनएससी में सुधार की मांग करते हैं। और अपने लिए और साथ में अफ्रीका की 2 कंट्रीज़ के लिए क्या, वो परमानेंट सीट की मांग करते हैं, है ना, सुधार की बात करते हैं कि 15 मेंबर नहीं, कम से कम यहाँ पे 25-30 मेंबर तो होने चाहिए। तो वही यहाँ पे इलेक्शन हुए, उसी के बारे में यहाँ पे ये न्यूज़ में आ गया यूएनएससी, उसके बारे में डिटेल मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, तो जो 5 अस्थायी सदस्य चुने गए, उनका कार्यकाल इस डेट से लेके इस डेट तक, 1 जनवरी 2027 से लेके 31 दिसंबर 2028 तक। अभी जो नए सदस्य आए हैं, उन्होंने किन किन कंट्री को हटाया, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, इन कंट्रीज़ के टाइम पीरियड पूरा हो गया। तो इनकी जगह पर नवनिर्वाचित कंट्रीज आई, कौन कौन सी आई उनको भी देख लेते कि एक तरफ पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया चुनी गई यूरोप से। एशिया जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, वहाँ से किर्गिस्तान चुना गया, फिलीपींस हार गया। देन अफ्रीका से जिम्बाब्वे जीता। ठीक है, और लैटिन अमेरिका जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है, कैरिबियन सी वाला, ठीक है, वहाँ से त्रिनिदाद और टोबैगो कंट्री, जो आइलैंड कंट्री है। ठीक है, ये 5 कंट्रीज चुन के आई, किसके लिए, यूएनएससी के नॉन परमानेंट सीट के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे जर्मनी की हार का विश्लेषण करा गया कि जर्मनी जो यहाँ पे हारा, पुर्तगाल ऑस्ट्रेलिया की जो सीट थी वहाँ के लिए जर्मनी हार गया। ये हारी कंट्रीज की, ये विन कंट्रीज हैं, जीती हुई कंट्रीज, और ये हारी हुई कंट्रीज। तो यहाँ पे विश्लेषण करा गया कि जर्मनी की हार क्यों हुई। जर्मनी की हार सिंपल हुई कि ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है, मतलब इसराइल का सपोर्ट करा, साथ साथ उसमें यूक्रेन का सपोर्ट करा। तो यूक्रेन का जब सपोर्ट करेगा तो वहाँ से रूस और रूस के जो साथी हैं, ठीक है, तो वो बौखला जाएंगे, मतलब बौखला क्या जाएंगे, मतलब वो नाराज़ हो जाएंगे। साथ साथ आपने क्या कर दिया यहाँ पे, इसराइल का सपोर्ट कर दिया। और इसराइल यहाँ पे, इसराइल को जो ग्लोबल साउथ की अधिकतर कंट्री हैं, मतलब इंडिया को अगर आप साइड कर दें, तो बहुत सारी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, उसको अपोज कर रही हैं, क्योंकि गाज़ा में किस तरीके का क्या कर रहा है वो तो उन्हीं की बात है। तो जर्मनी ने इसराइल का सपोर्ट करा, इसलिए यहाँ पे उसकी हार हो गई। तो यही विश्लेषण करा हुआ है यहाँ पर, तो इसको पढ़ सकते हैं अपन। सही, इसको पॉज करोगे आप, देन इसलिए जर्मनी की हार हो गई।
तो यहाँ वही सब लिखा हुआ है, जर्मनी के हाल के वगैरह वगैरह, इसराइल और यूक्रेन का रुख। ठीक है, तो इस समय देख सकते हैं अपन, राइट। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ग्लोबल साउथ की नाराज़गी, इसराइल का समर्थन कर दिया तो कई सारे देश नाराज़ हो गए और उन्होंने किसके, जर्मनी के खिलाफ वोट करा। ठीक है, साथ में यहाँ पे जो किर्गिस्तान है वो जीत के आया है ना, जो सेंट्रल एशियन एक कंट्री है, इंडिया के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, जिसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है, ये सब कंट्रीज आती, और कजाकिस्तान। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज का जो एक कंट्री है किर्गिस्तान, वो बन के आया, उसने फिलीपींस को हरा दिया। ठीक है, तो ये भारत के लिए भी एक मतलब मध्य जो सेंट्रल एशियाई है कंट्री, उनके लिए कूटनीतिक विजय कह सकते हैं अपन, कि 2 साल के लिए उनके हाथ में कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, निर्णय लेने में उनकी भी अच्छी खासी भागीदारी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बारे में बताया कि अस्थायी कॉन्सेप्ट, जैसे बताया कि 15 सदस्य हैं, उसमें 5 स्थायी हैं, P5 कंट्रीज कहते हैं उनको, परमानेंट 5, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और 10 अस्थायी सदस्य की जो सीटें हैं वो कहाँ कहाँ से आती, तो अफ्रीका से 3 सीट आती, जो एशिया प्रशांत यानी कि इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ से 2 सीट आती, इंडिया भी इसी के अंदर का अंतर्गत आता। लैटिन अमेरिका के से 2 और कैरिबियन वाले रीजन से 2 सीट आती, पश्चिमी यूरोप से 2 सीटें आती, ठीक है, और पूर्वी यूरोप से भी 1 सीट आती। तो ठीक है, इसके लिए चुनाव होते, ठीक है, हर साल इसमें 5 सीटों के लिए चुनाव होता वगैरह वगैरह, इसको चेक कर सकते हैं, जैसे अभी 5 सीटों के लिए हो गया, अगली साल जो बची हुई 5 सीटें उसके लिए होगा। ठीक है, इस तरीके के। तो गुप्त मतदान होता है, ये पता है अपन को, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वहाँ पे जो 193 सदस्य हैं वो चुनाव करते हैं। ठीक है, और 2/3 बहुमत होना जरूरी है, जो प्रेजेंट है और वोट कर रहा है उसका 2/3। ठीक है, उसका 2/3 होना जरूरी है, तभी वो जीत के आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पॉज कर सकते हैं, इतना ही ध्यान रखना। चुनाव कहाँ होते हैं, यूएनएससी के अंदर नहीं, अंतर्गत नहीं होते, इसके चुनाव जनरल असेंबली के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, और 2/3 वोट पाना अनिवार्य है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 बहुमत मिलना जरूरी है। ठीक है, भारत के दृष्टिकोण की बात करेंगे तो भारत क्या, भारत के सभी जो भी अभी जीते उनको बधाई दी, साथ साथ अब यही बात है कि इनके साथ भी रिलेशन अच्छे ही हैं अपने जितनी भी कंट्रीज हैं, है ना, चाहे वो कैरिबियन कंट्री, त्रिनिदाद टोबैगो हो गया, ठीक है, और भी जितनी भी कंट्रीज चुन के आई, तो उनके साथ अच्छे ही संबंध है, चाहे वो किर्गिस्तान हो गया। ठीक है, और साथ में जो पाकिस्तान अभी बैठा हुआ था इसके अंदर, उसका टाइम पीरियड निकलने वाला है, 2026 के एंड में इसका पाकिस्तान का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो मिला ना 2 साल रहा, तो इसने केवल कश्मीर 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 करता रहा बस, यूएनएससी के अंदर, है ना, कश्मीर के लिए ही आवाज़ उठाता रहा। अरे वो हमारा है कश्मीर, इंडिया का है, तुम लोग गलत करते हैं वहाँ पे, पाकिस्तान घेर के बैठा हमारा कश्मीर। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे भारत का दृष्टिकोण कैसा रहेगा, तो यहाँ पे एक बढ़त भी है कि पाकिस्तान हट गया, मतलब उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया। ठीक है, राइट। तो वही सब यहाँ पे हुआ है, भारत की दावेदारी। अब जैसा कि मैंने बताया कि भारत 8 बार चुना गया, तो अंतिम बार कब चुना गया था, ये वो चुना गया था 2021-22 में अस्थायी तौर पर। अब भारत दावेदारी पेश करता है 28-29 के लिए, जो चुनाव होंगे ना 2027 में, उसमें भारत जीत के आएगा, तो 2028-29 के लिए चुना जाए, तो उसकी दावेदारी पेश करता भारत यहाँ से। ठीक है, रिफॉर्म की बात करी थी मैंने, अभी जो हाल ही में मई के अंदर ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की समिट हुई थी, वहाँ पे जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, तो उन्होंने सुधार की बात करी गई थी कि मतलब यही कि इसमें सुधार करा जाए। ठीक है, नहीं तो वही 1945 की ही बन के बॉडी रह जाएगी, क्योंकि उस समय का वर्ल्ड अलग था, अब जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। यहाँ पे कई सारी अर्थव्यवस्था बन के आ रही, उसमें इंडिया है, देन ब्राज़ील है, ठीक है, कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं, और कई सारी ऑलरेडी डेवलप नेशन हैं, जर्मनी, जापान, उनको तक नहीं मिली यहाँ पे परमानेंट सीट। तो यहाँ पे यूएनएससी के अंदर सीटों को बढ़ाया जाए, साथ साथ सीटों को बढ़ाया गया है, साथ साथ जो परमानेंट सीट हैं उसमें भारत अपनी जो दावेदारी है वो पेश करता, साथ साथ जो जर्मनी है, जापान है, ब्राज़ील है, और साथ में अफ्रीका की 2 कंट्रीज़ के लिए भी परमानेंट सीट की मांग करते। तो यहाँ पे G4 ग्रुप बन जाता, क्या बन जाता, G4 ग्रुप। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, भारत का तर्क है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधित्व के बिना यह संस्था 1945 के युग को ही दर्शाती, क्योंकि उस समय मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं था, लेकिन आज जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड है। ठीक है, तो इसी के बारे में जो करंट में न्यूज़ थी, देन निष्कर्ष पढ़ सकते हैं आज जो है, जो पोलराइजेशन किस तरीके से हो रहा, तो ये कहा गया कि भाई जो यूएनएससी है ना, वो एक तरीके की निष्क्रिय संस्था बन के रह जाएगी, क्योंकि जैसे मान लो कोई भी मुद्दा उठा, तो यहाँ से अगर रशिया ने वीटो लगाया, मान लो कोई ऐसा मुद्दा उठा, तो
जो अमेरिका के खिलाफ है, तो वहाँ से अमेरिका ने वीटो लगा दिया, तो बात ही नहीं होगी फिर। तो इसकी प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि आपसी मतभेद इन लोगों के बहुत हैं। तो इसलिए इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिटमस टेस्ट के बारे में जो भी मतलब एक फ्रेज यूज़ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो जर्मनी की हार ये साबित करती है कि संयुक्त राष्ट्र में जो मंच हैं, ग्लोबल साउथ की आवाज़ और उसकी चिंताओं को दरकिनार करके पश्चिमी देश आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब कूटनीतिक जीत हासिल नहीं कर सकते, ये बताया। तो वही यहाँ पे है कि जो जर्मनी ने ग्लोबल साउथ को नाराज़ करा था, मतलब इंडिया को नहीं, ग्लोबल साउथ को, इसराइल का साथ देके। अब वही है, यहाँ पे ग्लोबल साउथ में कई कंट्रीज आती जो इसराइल का विरोध करनी थी, लेकिन जर्मनी ने साथ दे दिया वहाँ पर। तो वही यहाँ पे जर्मनी की इसलिए हार हो गई, इसको वोट नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि आप ग्लोबल साउथ की जो भी आवाज़ है उसको दबा नहीं सकते अब, है ना, उसको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। साथ में G4 कंट्री मैंने बता दी सुधार की मांग करती यूएनएससी में, परमानेंट सीट की भी मांग करती, तो वही सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, G4 में कौन कौन सी कंट्रीज आती तो उसके बारे में दिया हुआ है, इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील। ठीक है, तो ये 4 बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और भी बढ़िया है, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, और भी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, इनको भी मिलनी चाहिए सब जगह, इटली है वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें सुधार की माँग ये 4 कंट्रीज़ करती है, इसलिए इनको G4 कंट्रीज़ कहते हैं। इनका तर्क है, इनकी प्रमुख माँगें हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए, है ना? रिफ़ॉर्म होना चाहिए, वगैरह-वगैरह। जो 15 आपकी सीट है यहाँ पे, 15 लोग हैं, उसको बढ़ा के इतना करना चाहिए। 6 आपकी सीटों को और बढ़ाना चाहिए, जिसमें 4 जो हैं G4 कंट्रीज़ हैं और 2 अफ्रीका के लिए, जो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, 4-5 नई अस्थायी सीट जोड़ी जाएँ, जो विकासशील देश हैं उनको आगे लेके आए, उनका प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, वीटो पावर की बात करी गई यहाँ पर, कि जिस तरीके से आज तुम लोग वीटो पावर, P5 कंट्री वीटो पावर का यूज़ करती हैं, अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस, उसी तरीके से G4 कंट्रीज़ को भी मिले, जो भी सुधार हो वीटो पावर के साथ इनको भी परमानेंट सीट मिले। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। वीटो का स्थगन, देन क्या कह दिया इन्होंने, वीटो को नए सदस्य को दी जाने वाली वीटो पावर तब तक स्थगित रखा जा सकता है जब तक यूएन चार्टर के तहत अंतरिक्षा, तो इस ज़रूरी नहीं है, फालतू है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, जो मेन था वो बता दिया। प्रतिनिधित्व सुधार की बात करेंगे, यहाँ वही सब चीज़ें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड रिपीट हो रही चीज़ें। ठीक है, आज जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया, कई सारी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं महाशक्ति बन के उभर के आ रही। अब तो खुद सोचो, जो भारत है वो 1.5 अरब लोगों को रिप्रेजेंट करता है, भारत की पूरी पॉपुलेशन 1.5 अरब से ज़्यादा है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, तो उसको अगर परमानेंट सीट नहीं मिलेगी तो ये कैसे संदेश जाएगा वर्ल्ड में। तो वो यहाँ पे सुधारों की बात करी गई, G4 कंट्रीज़ की जो बाधा है। अब यहाँ पे क्या, एक यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, तो यहाँ पे कॉफ़ी क्लब बन के आता, कॉफ़ी क्लब एक बन के आता, जिसका जो लीड करता है वो इटली करता है। कहने का मतलब ये है, G4 कंट्रीज़ को अपोज करने का काम कॉफ़ी क्लब करता। G4 कंट्रीज़ कहने की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सुधार होना चाहिए। G4 कंट्री जो, और कॉफ़ी क्लब इसका विरोध करता है कि सुधार नहीं होना चाहिए। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसका रियल नाम है UFC, सिंपल लैंग्वेज में इसको कॉफ़ी क्लब कहते हैं। अब इसमें इसका नेतृत्व जो लीडर है वो इटली है। ठीक है, और इसके अंदर पाकिस्तान, तुर्की, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, ये सब कंट्री अपोज करती। क्यों करती, जैसे भारत परमानेंट सीट लेना चाहता तो यहाँ पे पाकिस्तान अपोज करना चाहता, जापान सीट लेना चाहता यहाँ पे चीन अपोज करना चाहता, दक्षिण कोरिया, तो बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, जर्मनी 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 को अपोज करते ये लोग, इटली और स्पेन। ऑलरेडी यूरोप के अंदर 2 स्थायी सीटें हैं, फ्रांस और यूके की, और जर्मनी को मिल जाएगी तो इटली का प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ सकते हैं इसको। और ब्राज़ील का जो सीट की बात करता है वहाँ पे कौन, अर्जेंटीना और मैक्सिको यहाँ पे अपोज करते हैं उस चीज़ को। तो कॉफ़ी क्लब यहाँ पे विरोध करता है, जो यहाँ पे चेंजेस की बात करी गई, वो हाँ सुधार की बात करता है, लेकिन ये G4 कंट्रीज़ हैं उनको परमानेंट सीट की बात नहीं करता वो। ठीक है, लेकिन सुधार की बात तो वो भी करता कि यहाँ पे जो अस्थायी सीट हैं उनको बढ़ाया जाए, है ना, ताकि जो लोकतांत्रिक चुनाव है, मतलब जवाबदेही उनकी बढ़ सके। ठीक है, तो कॉफ़ी ग्रुप जो है, कॉफ़ी क्लब है, वो सुधार की बात तो करता है, वो सुधार की बात तो करता है, लेकिन G4 कंट्रीज़ को परमानेंट सीट और वीटो पावर देने का कड़ा विरोध करता हो। ठीक है, आगे की राह में हम देख सकते हैं, ये मेन और भारत का रुख देख सकते हैं कि जिस तरीके से सुधार नहीं हो रहा, मतलब नज़रअंदाज कर रही है चीज़ों को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, यूएनएससी में सुधार की बात जो करी गई, अब ये परमानेंट सीट देने के लिए तो राज़ी नहीं हो रहे,
लेकिन जब सुधार की बात कर रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पे एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन चल रही, ठीक है। लेकिन उसमें जो P5 कंट्री में चाइना है, क्योंकि भारत यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर भारत को परमानेंट सीट मिल गई तो चाइना की प्रॉब्लम होगी, है ना। भारत वीटो लगाएगा अधिकतर चीज़ों पे, किसके पर, चाइना के। तो यहाँ पे चाइना इसको रोकना चाहता, तो बस यहाँ पे वीटो कर देता चाइना वहाँ से। तो वो यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल जो भी नेगोशिएशन हो रहा है वो अस्थाई सीट को बढ़ाने के लिए हो रहा है, ना कि परमानेंट सीट को। जो P5 कंट्री है वो वीटो कर देती, ठीक है। अमेरिका का भी रुख भी इस पर इधर साफ नहीं है, कभी कहता कि हाँ मिलनी चाहिए इंडिया को, कभी कहता नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन चाइना तो बिल्कुल विरोधी है कि भारत को परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे वो एस जयशंकर ने क्या कहा, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। कि एस जयशंकर कह रहा है कि इसमें सुधार करो, नहीं तो बेकार हो जाएगा ये सब वगैरह वगैरह, केवल एक दुकान बन के रह जाएगी बातचीत की, और कुछ नहीं। फिर इंडिया कहाँ पहुंचेगी, इंडिया ब्रिक्स और G20 जैसी कंट्रीज में पहुंचना शुरू हो जाएगी, उसी को अपनाएगी। फिर यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का जो भी यूएनएससी का जो महत्व है वो कम हो जाएगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन जो जो है उसका महत्व कितना कम हो रहा, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कई सारी जो मेन मेन न्यूज़ थी 7 जून की, और कई सारी ऐसी न्यूज़ थी जैसे एनसीडी के बारे में बात करी हमने, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में। वो 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ है ना, 1 हफ्ते पुरानी न्यूज़ है, समथिंग है। लेकिन मेन न्यूज़ थी, एडिटोरियल था वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पे। तो मेन मेन जो न्यूज़ थी जिसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उस पे हमने बात करी यहाँ पर, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ साथ में जो भी अगर इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और लोगों में बताना कि हाँ मतलब इस तरीके से हिंदी माध्यम में भी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ हैं उसको किस तरीके से समझाया जा रहा है, कितने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।